सर फेल था मैं, सर्टिफिकेट नहीं था। ओहो। लेकिन उसके बाद मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ, फिर हाँ। लोगों को बड़ी शर्म आई। आपके 12th में कितने नंबर आए थे? सर कहाँ नेशनल टेलीविजन पे बेइज्जती करवा रहे हैं सर। ये कहानी इसलिए बड़ी है कि हर गली हर कूचे में एक मनोज है और उसकी कहानी कोई कह नहीं रहा। संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता। दूसरी बात जो आपने बोली, संघर्ष तो संघर्ष है। आप पहले रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, भूख के लिए संघर्ष करते हैं, फिर आप अपने समाज में स्थान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। मुझे नहीं लगता संघर्ष कभी ख़त्म होता है, वो चिर नियति है हम सबकी। 12th फेल, जी हाँ, फिल्म आई है 12th फेल, बहुत लोगों ने देखी है, बहुत लोग सोच रहे हैं देखने की, क्योंकि बहुत लोग उनको बता रहे हैं कि ये ज़रूर देखिए। तो बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में बात हो रही है, और बात क्यों हो रही है? बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, एक सच्ची कहानी पर एक किताब लिखी गई, उस किताब पर आधारित है, और इसका जो इसमें जो संघर्ष दिखाया गया है वो बहुत लोगों को बहुत सच्चा लग रहा है। कहानी IPS अफसर मनोज कुमार शर्मा जी की है और विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म डायरेक्ट की है, और बात हो रही है सबसे ज़्यादा विक्रांत मिश्रे की। और इत्तेफाकन तीनों इस वक्त हमारे साथ हैं। हम स्वागत करेंगे तीनों का। विधु विनोद चोपड़ा जी, स्वागत आपका। विक्रांत जी, आपका भी स्वागत। और मनोज कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आप ये कहानियां सिलेक्ट कैसे करते हैं? मतलब आपकी जो फिल्मोग्राफी रही है उसमें ये बिल्कुल एक अलग ही तरह का इस बुके में फूल निकल कर आया है। ऐसा नहीं, मैं कहानी वही बनाता हूँ जो मेरे दिल को छूती है। मैं जब तक वो कहानी मेरे दिल को ना छुए मैं नहीं बनाता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुन्ना भाई 3 क्यों नहीं आई, 3 इडियट्स क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी तक जो कहानियाँ लिखी गई हैं उन्होंने मेरे दिल को नहीं छुआ। तो मेरे को और किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं है, सिर्फ यही स्वार्थ है कि अच्छी कहानी बोलूँ ताकि लोगों तक वो कहानी पहुँचे और उनकी ज़िंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि 12th फेल इस मामले में बिल्कुल फिट पड़ती है। हाँ। 3 साल लगे लिखने में, 4.5 साल पूरे लगे। मैंने 66 की एज में शुरू की थी फिल्म, अब 71 का हूँ जो फिनिश हुई है। तो कुछ तो कमिटमेंट होगी ना विक्रांत मैसी के साथ और मनोज के साथ फिल्म बनाने की, कि इतना मैंने अपनी लाइफ का टाइम दिया इस फिल्म पे। नहीं तो आई मेक अ फिल्म बिकॉज मैं समझता हूँ कि हर फिल्म नहीं, मैं ये फिनिश करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हर आर्टिस्ट, हर फिल्म मेकर, उसका पहला धर्म ये है कि दुनिया अपने देश के लोगों तक पहुँचे और उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर कर सके तो करे। मैंने हर फिल्म में कोशिश की है सिर्फ ये करने की। तो किताब पढ़ी पहले आपने? जी, किताब मनोज जी लाए थे मेरे पास। अच्छा। उन्होंने दी थी कि पढ़िए। मैंने पढ़ी नहीं थी, मैंने वो राजू हिरानी को भेज दी कि तू पढ़ ले भैया। फिर वो उसने मुझे फ़ोन किया, इन्हें फिर दोबारा लाए किताब, तब मैंने पढ़ी नहीं थी और तब छप गई थी, पहली बार छपी नहीं थी। तो उसमें राजू ने भी बहुत तारीफ की थी, सबने तारीफ की थी। तो मैंने राजू को बोला यार ये इतना, तो कहता नहीं सर आपने पढ़ी नहीं। मैंने कहा नहीं, कहता सर ये बहुत अच्छी पढ़ी है। तो मैंने उसके बाद पढ़ी, फिर वो इनसे ज़्यादा मुलाकात हुई, वो किताब से ज़्यादा तो मैं इनसे प्रभावित था। ये किताब अगर ये ना देता कोई और देता तो मैं फिल्म नहीं बनाता। मैं आपको बता दूँ कि मैंने कहा नहीं पहले, पर ये कहना ज़रूरी है क्योंकि मेरी एरिया के ही कमिश्नर थे, तो मुझे पता था कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि किताब में तो मैंने पढ़ा, पर किताब और फिल्म में काफ़ी अंतर है, काफ़ी फ़र्क है। इन वे किताब सिर्फ एक इंसान की कहानी है, पर जो फिल्म हमने बनाई है, जैसा हमने कहा है, इट्स इंस्पायर्ड बाय मिलियन ट्रू स्टोरी। या आपकी भी कहानी हो सकती, इनकी है, मेरी है। ये 16 साल की उम्र में काम करते थे, तो इनकी भी ये कहानी। मैं कश्मीर से घर छोड़ के जब आया था तो पिताजी ने कहा था भैया जब मर जाएगा बम्बई जाके, तो मैं यहाँ आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी भी कहानी है। तो ये हम सबकी कहानी है। मनोज जी, ये कहानी जब किताब बनी, उसके बाद अब फिल्म बनी, अब वो कहानी आपको याद आती है जो असल में कहानी है, जो आपकी कहानी है कि क्या संघर्ष था वो, और वो संघर्ष, अब संघर्ष शब्द कैसा लगता है आपको? किशोरी जी, ये किताब अनुराग पाठक जी ने लिखी थी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे रूम पार्टनर बहुत सालों तक रहे हैं। और उनकी ये बहुत दिनों से, जब हम लोग साथ रहते थे, तैयारी कर रहे थे, और वो जब हमारे संघर्ष के दिन थे, तब से ये इच्छा थी कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए। और ये संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता। दूसरी बात जो आपने बोली, संघर्ष तो संघर्ष है। आप पहले रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, भूख के लिए संघर्ष करते हैं,
फिर आप अपने समाज में स्थान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। मुझे नहीं लगता संघर्ष कभी खत्म होता है, वो चिर नियति है हम सबकी। पर हाँ, इस संघर्ष को बाकी लोगों के संघर्ष से जोड़ देने का काम विधु चोपड़ा जी ने जो किया है वो बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने देश में अधिकांश जो लोग गाँव से, छोटे शहरों से आ रहे हैं, वो गली गली में आपको मनुष्य दिखेंगे, गली गली में लोग दिखेंगे, छोटा काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने की। और उसमें जब ये कहानी उनकी कहानी जैसी लगती है तो फिर थोड़ी बड़ी हो जाती है, नहीं तो एक सामान्य कहानी है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। अपने देश में हर गली कूचे में एक कहानी चलती है, क्योंकि हर बच्चा संघर्ष कर रहा है अपने आप को स्थापित करने का। पर हाँ, इसको बड़े रूप में लाने के लिए मैं जरूर विधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं, पर मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। ये कहानी इसलिए बड़ी है कि हर गली हर कूचे में एक मनोज है और उसकी कहानी कोई कह नहीं रहा। हम कुछ अजीब सी कहानियाँ सुनाते हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन ये कहानी जो हमारे गली कूचों की, हर गली कूचे की कहानी है, ये सुनाना जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात। आप वो जो मनोज जी कह रहे हैं कि सामान्य है, वो मैं तो बड़प्पन ही कहूँगा इनका, क्योंकि जैसा आपने कहा कहानी बहुत बड़ी है। अब विक्रांत जी ये बताइए, पहले तो ये बताइए कि आपके 12th में कितने नंबर आए थे? सर कहाँ नेशनल टेलीविजन पे बेइज्जती करवा रहे हैं सर। 58% आए थे सर, वो भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद मर मरा के कैसे भी परीक्षा के लिए मैं पहुंच गया बम्बई। मैं तब शूटिंग करना शुरू कर चुका था, प्रोफेशनली टेलीविजन पे काम कर रहा था मैं, लेकिन लकीली मैं 12वीं फेल नहीं हुआ सर। वो कैसे भी करके मैं फिसल के हो गया पास। लेकिन जब आपको कहानी का, आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में फेल हुआ हूँ। अच्छा, मैं पहले मेरा सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, मैं फेल हूँ फिल्म इंस्टीट्यूट। पर आपको तो नेशनल, क्या हुआ कि मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गया। आपको तो नेशनल अवार्ड मिला था। सर, नेशनल अवार्ड मिला। हाँ। फेल था सर, फेल था मैं, सर्टिफिकेट नहीं था। ओहो। लेकिन उसके बाद मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ। फिर लोगों को बड़ी शर्म आई, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट में बुला के मुझे पास कर दिया और मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। तो मैं असल में कई साल फेल रहा हूँ। मेरी मुझे जहाँ तक याद है, वो मर्डर ऑन मंकी हिल, वो उसको नेशनल अवार्ड मिला था। और जी, नेशनल अवार्ड मिला, बिल्कुल। अवार्ड तो मैंने बहुत जीते किशोर जी, लेकिन एक सर्टिफिकेट पासिंग का नहीं जीत पाया। मैं फेल हो गया था। कुछ पेपर थे जो कुछ प्रोफेसर थे, उनको मैं अच्छा नहीं लगता था, मैं बड़े सवाल पूछता था, तो उन्होंने मुझे फेल कर दिया था सर। हाँ, वो नहीं, खैर आप ये रिकॉर्ड पे होगा इंस्टीट्यूट के, 1-2 साल में फेल था। आपके सवालों और आपकी बातों को बहुत लोग बहुत अच्छी तरह नहीं ले पाते, वो तो बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन और वो और ऑस्कर लेता हूं मैं इसमें आपसे कोई, हाँ, ऑस्कर वाली बात तो वो तो शायद फेसेस वाली शॉर्ट फिल्म थी या डॉक्यूमेंट्री थी, उसके लिए था पहला जो एकेडमी नॉमिनेशन। जी बिल्कुल, एन एनकाउंटर विद फेसेस, दैट वाज नॉमिनेटेड इन 79। अच्छा, उन दिनों नॉमिनेशन का जब इतना शोर आजकल होता उतना नहीं था। हाँ। तो मुझे एक दोस्त ने फोन करके कहा कि तेरी फिल्म नॉमिनेट होगी। मैंने कहा नॉमिनेट तो बहुत बड़ी चीज है, क्या बात कर रहा है तू, नॉमिनेट नहीं हुई, भेजी होगी। कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। तो इतना छोटा सा खबर था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एनकाउंटर विद फेसेस नॉमिनेटेड। तो उन दिनों नॉमिनेशन की बात कुछ अलग थी, आज की बात से बहुत अलग था। पर हाँ जी हाँ जी, अब जानकारी नहीं थी उस तरह से कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मुझे तो खैर याद है कि मैंने तो ना मंकी हिल भी नहीं देखी और फेसेस भी नहीं देखी। हाँ, सजाए मौत ज़रूर देखी थी, वो टीवी पे आई थी तब देखी थी। लेकिन कमिंग बैक टू 12th फेल, विक्रांत जी, ये आपको रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे फिल्म में तो वो एक सीन जब पता चलता है ना कि क्लियर हो गया 3 अटेम्प्ट के बाद, आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये फिल्म जो है ये भी कुछ वैसी ट्रैजेक्टरी में सक्सेस हो रही है। ये पहले बहुत साल बाद, मतलब वही उसी 70-80 के दशक में ऐसा होता था कि वर्ड ऑफ माउथ पे फिल्म चलती थी, ये अब वैसा ही हो रहा है इसमें। जी सर, जी सर, जी एहसास बिल्कुल है। लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस नीयत से हम सब ने मिलके, ख़ास तौर पे विधु चोपड़ा सर ने जो टीम को लीड किया है, वो पहले दिन से ही जब हम तैयारी कर रहे थे, आप मानेंगे हमने 2-2.25 महीने ये फिल्म शूट की, लेकिन इसकी तैयारी सर ने जैसे बताया ये तो 4 साल से कर रहे थे, मैं 1.5 साल से तैयारी कर रहा था। अच्छा, तो जो इंटेंट हमारा था वो बहुत ही क्लियर था कि ये वाकई में मनोज सर के ज़रिए हम हमारे देश के तमाम मनोजों की कहानियाँ बताना चाहते हैं।
तो उसको पूरी सिंसेरिटी से बताएंगे। और जब ये फिल्म बन गई और जब हमने देखी थी रिलीज़ के लगभग 2 या 3 महीने पहले, हमें पता था कहीं ना कहीं, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट। ये थोड़ा अजीब लगेगा लोगों को सुनने में कि हमें पता था, लेकिन जिस नीयत से सर हमने ये फिल्म बनाई थी, हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं लोगों के दिलों तक पहुंचेगी, और वो हो रहा है। खुशी बहुत है, लेकिन ताज्जुब नहीं है, बहुत खुश है। बहुत अच्छा लगा। ताज्जुब नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये फिल्म अमेज़ॉन, ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बेची गई है, ये सिर्फ सिनेमा में है। और मुझे कई लोगों ने कहा फिल्म जब बनी कि यार अच्छी है, कवर कर लो अपने आप को, जो नॉर्मल एक फिल्म की टर्म होती कि इतना पैसा लगा है, कवर कर लो। पर हमारी फिल्म सिर्फ सिनेमा हॉल में है। अगर लोग नहीं देखते तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है जैसा ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे दृढ़ निश्चय था कि ये फिल्म थिएटर्स में ही जानी चाहिए, सिनेमा हॉल में स्टूडेंट्स को मिल के देखना चाहिए, माँ बाप के साथ देखना चाहिए, फैमिलीज को देखना चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी को हम अपनी कहानी सुना के थोड़ा प्रभावित कर सकें। हो सकता है कि बच्चे, जैसा मैं छाती पे लिख के घूम रहा हूँ रीस्टार्ट, अपनी ज़िंदगी से हताश ना हो। आप देखते हैं कोटा में क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है। जी जी जी। मैं आपका, क्योंकि नेशनल में पहली बार, बाय द वे, ये पहला इंटरव्यू है जब मनोज विक्रांत और मैं साथ में कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई इंटरव्यू साथ में नहीं किया। तो मैं इन दोनों के साथ में कहना चाहूँगा उन बच्चों को कि बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं। इसकी ज़िंदगी से आप इंस्पिरेशन लीजिए और बिल्कुल रीस्टार्ट कीजिए लाइफ को। कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। आप देखिए फिल्म को प्लीज़। जी मनोज जी, तो ये आई वुड ऑल्सो वांट टू ऐड वन थिंग कि बड़ी जी जी बोले विक्रांत, प्लीज बोले। सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि देश भर में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि हर एज डेमोग्राफिक के लोग देख रहे हैं इसे। अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो 14-15 साल की उम्र के बच्चों से लेकर लगभग 90 साल के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो भी देख रहे हैं। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, सन 70 या 80 में ये हुआ करता था कि वर्ड ऑफ माउथ से, तभी मार्केटिंग और ये सोशल मीडिया तो था ही नहीं। तो वो नियत की वजह से लोग कहीं ना कहीं अपनी रूह को, अपने अंश को इस कहानी में देख पा रहे हैं, इसीलिए वो आज भी सिनेमा घरों में जा रहे हैं। और बहुत खुशी है इस चीज़ की। एंड उसका पूरा क्रेडिट जो है, ये जो एक मार्ग चुना गया, किस नियत से ये फिल्म बनाई जाएगी, किस इंटेंशन से बनाई जाएगी, वो विधु विनोद चोपड़ा जी को जाता है उसका पूरा श्रेय। नहीं, वो ये बात में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो फिल्म बनती है, मैं अकीरा कुरोसावा ने कहा है, अंग्रेजी में, मैं हिंदी में ट्रांसलेट बाद में करूँगा, मैं हिंदी इंग्लिश में बताता हूँ। वो कहते हैं, जापान के बहुत बड़े फिल्म मेकर जी जी बिल्कुल रहे हैं वो, कि फिल्म मेकिंग इज ए कोऑपरेटिव वर्क फोर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ह्यूमन टैलेंट। तो जो मेरा टैलेंट है वो इसका नहीं है, जो इनका टैलेंट है वो मेरा नहीं है, लेकिन ये कोऑपरेटिव वर्क फोर्स है। अगर हम 3 लोग आपसे बात कर रहे हैं तो ये इंटरव्यू हम तीनों का है। हम तीनों की जो एनर्जी है वो साथ में जुड़ के इस टेलीविजन के थ्रू आपके लोगों तक पहुंचेगी। तो सिनेमा भी ऐसे ही कोऑपरेटिव वर्क फोर्स है। कोई एक आदमी, वो नाम मेरा जाता है, पर एक आदमी के लिए संभव ही नहीं है कि 12th फेल जैसी फिल्म बनाए। मैं कैसे कर सकता हूँ? वो जो माँ का सीन है, वो फोन पे रोती हैं, वो फोन को किस करती है। मैंने तो उनको डायरेक्ट ही नहीं किया था कि फोन को किस करो। जब उन्होंने किया तो मैं रोने लगा, क्योंकि वो, मैं जब ये लड़का गिरता है एग्जाम में, मैंने कहा था गिरो, लेकिन कैसे गिरा यार ये, वो तो मैंने नहीं किया ना। हाँ, मैंने डायरेक्ट किया है, इन्होंने किया है। और हर एक आदमी, अब ये इसने लाइफ ना जी होती मनोज ने, ऑनेस्टी की और ऐसी ईमानदारी की, तो ये कहानी कहाँ से आती? कोई लिखता ही नहीं। तो वी आर ऑल टुगेदर। अभी आज आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आप भी इस एक कोऑपरेटिव फोर्स का हिस्सा हैं, क्योंकि आप ये कहानी लोगों तक ले जाएंगे। तो इट इज, सिनेमा इज अ फोर्स ऑफ टुगेदरनेस, आई बिलीव। जी बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने जब देखा फिल्म को पर्दे पे, क्या आप शूटिंग में भी इन्वॉल्व रहे, या जब भी इनको देखा तो सबसे पहली चीज़ जो एक व्यूअर को स्ट्राइक कर रही है वो ये कि ये सब कुछ कितना असली है, मतलब ये इतना सच है, ये इतना ऑथेंटिक है। ये आपको भी महसूस हुआ मनोज जी? नहीं, महसूस नहीं हुआ किशोर जी, ये तो क्रिएट किया गया है। महसूस ये बहुत मुश्किल से क्रिएट किया गया है। जी जी। क्योंकि ये कहानी एक सच्ची कहानी थी। हाँ। तो उसमें कपड़े तक, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये लड़के ने मेकअप नहीं लगाया, क्यों? मैंने कहा नो मेकअप। इतनी तो मेकअप के बगैर कैसे डार्क स्किन करेगा? चंबल में गया, छत के ऊपर 15 दिन लेटा है ये, और इसने स्किन जला दी अपनी। और पहली बार मैं बहुत दिनों के बाद अब मिला तो इतना अच्छा गोरा चिट्टा दिख रहा है। मैंने कहा यार, मैं तो, मुझे शक्ल ही नहीं ऐसी मैंने देखी इसकी।
अब वो स्किन जलने से क्या होता है कि जो इसकी परफॉर्मेंस है उसमें वो ब्राउन पेंट नहीं लगा हुआ, तो ब्राउन पेंट करके गरीब लड़के की एक्टिंग नहीं करा, 15 दिन गाय को खाना खिलाया, 15 दिन वहां गांव में वो पोछा मारा, वो रोड बनाया, तो इसके अंदर घुस गया गांव और स्किन जली हुई है गांव की। आप देखिए कभी ध्यान से, कोई बिल्कुल मेकअप नहीं है। तो ये ऐसे होता नहीं है कि हर एक चीज को क्रिएट किया जाता है सिनेमा में। मैं आपको एक हल्की सी बात बताता हूँ, हम दोबारा फिल्म देखेंगे तो जब ये जा रहे हैं फैमिली छोड़ के, भाई और माँ और ये गांव छोड़ के, तो पीछे एक सिंगल सोलो बर्ड फ्लाई कर रही है। अब ये बर्ड कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो बर्ड सिग्निफाई कर रही है कि ये बच्चा अपना नेस्ट छोड़ के जा रहा है। यहां तक वो बर्ड तक ये डायरेक्टेड है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो ये अगर रियल दिख रहा है क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इसको रियल दिखाने की। तो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू मेक समथिंग फॉल्स लुक रियल इन सिनेमा। जी किशोरी जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप हिंदुस्तान के 90% लोगों को देखेंगे ना, तो सबके यहाँ सेम वही अपनी माँ से जुड़ाव सबका है। हर बंदे का इच्छा है कि अपने बाप के सामने खड़ा होकर बोल सके मैंने उसके लिए ऐसा किया है। आप अगर किसी भी ऐसे बच्चे को देखेंगे जिसकी आंखों में सपने जब वो देख रहा है, तो पीछे स्ट्राइक फोर्स उसकी माँ और बाप भी हैं। उसको कुछ दिखाना चाहता है, वो बताना। किसकी इच्छा नहीं है फ़ोन करके बोलने की कि मैं आईपीएस बन गया, माँ मैं आईपीएस बन गया, किसकी इच्छा नहीं। हर एक आदमी की ज़िंदगी में जब कितना भी ऊपर निकल जाए वो, उसकी इच्छा तो यही है कि वो अपने घर वालों को खुश रख सके, उनको एहसास करा सके कि मैंने आपको प्राउड महसूस कराया है। तो ये सबकी कहानी है। और आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे ना जो समाज में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको ये संघर्ष करना ही पड़ता है। उसका कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि संघर्ष अगर नहीं करोगे अगर आप, तो कैसे आपको रोजी रोटी मिलेगी, कैसे आप कहीं छत मिलेगी आपको, कैसे आप अपने आप को स्ट्राइक कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विदुजी जी बोल रहे हैं बार बार कि ये जो सिनेमा है वो उस चीज़ों को अच्छे से दिखाता है, पर ये चीज़ें आपको गली गली में देखने को मिलेंगी। कुछ भी इसमें अनयूजुअल नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि वो बड़े पर्दे पर आया, इसलिए ऐसा लगता है कभी कभी कि अरे बाबा इतनी बड़ी चीज़। बाकी आप मैं निश्चित आप मुखर्जी नगर चले जाइए, आप नेहरू विहार चले जाइए, गांधी विहार चले जाइए, बेड़सराय चले जाइए, देश के किसी भी कोने में चले जाइए जहाँ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको 1000 मनोज मिलने वाले हैं, 1000 मनोज कम से। और वो ये बताइए विनोद सर कि आपने राजू हिरानी को किताब दी, फिर डायरेक्ट खुद क्यों किया? वो बिजी हो गया वो लिखने में, और मैं ये लिखता रहा 3 साल तक। जब मैं लिखता रहा तो मुझे बहुत लगाव हो गया इस फिल्म के साथ। तो मैं तो लिख रहा था, जब मैं लिख रहा था मैंने नहीं सोचा था मैं डायरेक्ट करूंगा। मैंने जब कहानी लिख ली तो मुझे इतना लगाव हो गया सब किरदार कैरेक्टर्स के साथ, इन सब लोगों के साथ। और फिर एक्टर भी कौन हो, मैं तो बहुत मुश्किल डायरेक्टर हूँ, मेरे साथ ज़्यादा लोग काम नहीं कर पाते। तो मैंने राजू को कहा, राजू ने मुझसे कहा डायरेक्ट करिए, आप कीजिए, आपके मन में आपने लिखी। मैंने कहा यार कौन एक्टर है, तो राजू ने सजेस्ट किया इसका नाम। अच्छा। वो एक फिल्म थी गंज, मैंने देखी थी, तो उसने मुझसे कहा। फिर ये लड़का आया, मैं यहाँ बम्बई से 3 घंटा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ था मैं, ये आया और मैंने इससे पहला सवाल पूछा। हम लोग काम कर रहे थे मेरी स्टडी में, तो मैंने कहा यार वो बिगिनिंग का शॉट, ही इज 19 years old, तो हाउ विल यू डू इट। ये एकदम जमीन पे लेट गया, चाइल्ड पोज में ऐसा करने लगा। तो वो जो टॉप एंगल है पहला फिल्म का, वो एग्जैक्टली इसने करके दिखाया। और एक्चुअली उस दिन मैंने सोचा कि हाँ यार मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे वो कलाकार मिल गया है जो इस फिल्म को, जो मेरे मन में है, वो उसको पर्दे पे ला सके। I don't think I would have directed this film if I didn't find this actor. I'm honestly telling you this. I've never told you this. मैंने इसे कभी कहा नहीं, आज आपने पूछा तो बता दिया। विक्रांत जी, और अगर मनोज नहीं मिलता, अगर ये मतलब ये क्या आदमी है यार ये मनोज, मतलब इस पे तो फिल्म बनानी चाहिए। विक्रांत जी, कौन सा ऐसा बड़ा एक्टर नहीं है जिसने विनोद चोपड़ा जी के साथ काम ना किया हो, और आप अब उस दर्जे में पहुंच गए हैं, और न सिर्फ पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी सक्सेस है ये। अब आपको लगता है कि जैसे वो फ़ोन करके बोला था कि आईपीएस बन गया, अब लगता है कि अब मैं तो स्टार बन गया? सच कहूँ तो सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो मेरे करियर की सिर्फ शुरुआत हुई है मेरे हिसाब से। और जो मेरा माइंडसेट है, जो टेम्परामेंट लेके मैं चलता हूँ, और
और ख़ास तौर पे जो इतना वक्त मैंने मनोज सर और सर के साथ, विनोद सर के साथ बिताया है, ये चीज़ मुझे विनोद सर ने बहुत ही क्लियरली समझाई है और मेरे माँ बाप ने भी समझाई है। और मेरे पिता समान है विनोद सर, तो उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा है कि पैर हमेशा ज़मीन पे, नाक हमेशा और नज़रें हमेशा नीचे, कोई बदलाव अप्रोच में नहीं आना चाहिए सर। तो ये गलती, मैं इतनी बड़ी गलती 20 साल बाद अगर आज मुझे लोग कहीं ना कहीं थिएटर्स में जाके देख रहे हैं, वही लोग जिन्होंने मुझे 10 साल टीवी में देखा, मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज वाकई वो अपनी मेहनत की कमाई मुझ पे लगा रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल के जा रहे हैं, तो मैं उनको निराश ना करूं, उसके लिए मैं जो भी अब तक करता आया हूं, मुझे वही करते रहना होगा। मुझे कोई अपने मेथड में, अपने तरीके में बदलाव नहीं लाना होगा। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि लोगों ने 12th फेल को इतना प्यार दिया है, मुझे विनोद सर के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे एक ऐसे व्यक्ति का रोल करने का मौका मिला जो सिर्फ इस फिल्म से ही नहीं, मतलब अपने निजी जीवन में भी इतने हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। बट फॉर मी, कमिंग बैक टू मी इन माई करियर, द आइडिया फॉर मी इज़ टू स्टिक टू माई बेसिक्स एंड नॉट चेंज एनीथिंग एंड कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग। ये आप रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, कभी गलत ट्रैक पे चला तो ये चला दीजिएगा कि ऐसा बोला था इसने, अब देखो क्या कर रहा है, क्या बेच रहा है। जो मैंने फिल्म में कहा, मैं वो डायलॉग बोलूंगा नहीं, वो बोलती है ना, तुम बड़े से बड़े स्टार के घर गए हो, वही बेचते हैं, तो ये बेचेगा तो आप लगा दीजिएगा ये फोटो इसके ऊपर। नहीं, हम तो एक और चीज़ याद रखेंगे और विक्रांत आपसे भी बिल्कुल एश्योरेंस चाहेंगे, क्योंकि इसमें कोई डाउट अभी तो दिख नहीं रहा कि इस फिल्म में न सिर्फ अवार्ड्स मिलने वाले हैं, आपको भी बहुत कुछ मिलने वाला है। और फिर जब वो मिल जाएगा, तब हम जब इंटरव्यू की रिक्वेस्ट डालेंगे तो मान लीजिएगा। अरे सर, अरे तो बिल्कुल सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया। और अभी तो बातें तो खैर बहुत हो सकती हैं, लेकिन गुजारिश सभी से ही रहेगी कि वर्ड ऑफ माउथ है, तो हमारी तरफ से भी थोड़ा सा ये कोशिश हो कि ये फिल्म हम लोगों को कहें कि देखी जाए। इसलिए देखी जाए क्योंकि ये फिल्म ऐसा लगता है कि देखना ज़रूरी है इस देश को। #रीस्टार्ट जो है वो तभी हमें समझ में आएगा जब ये फिल्म देख लेंगे और किताब भी पढ़ लेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रांत जी, आपका बहुत शुक्रिया। विनोद सर, थैंक यू सो मच।